नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि जम्मू को किसी भी सूरत में पठानकोट नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रेलगाड़ी के सीधे कटरा और कश्मीर पहुंचने से जम्मू ने बेहद नुकसान झेला है, लेकिन मौजूदा सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी। जम्मू में पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में डिप्टी सीएम ने यह बात कही और उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के बजट में कई ऐसे प्रावधान रखेगी जिससे जम्मू के व्यापार और उद्योग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जैसे डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, एसपीओज के लिए वहाँ पे है, उसके बाद हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देना है और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आज हमारी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं और बाहर के लोगों को हमने इन 10 सालों में प्रायोरिटी दी है। और मेरे आने के बाद मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियां कितनी देंगे। आज खास करके जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आज जम्मू का दुकानें खत्म हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जब ये कश्मीर में सीधी जाएगी तो जम्मू में व्यापार खत्म हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, ना उमर साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू कभी पठानकोट बन जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पठानकोट पहले बड़ी वहाँ पे गहमागामी हुआ करती थी, लेकिन जब ट्रेन जम्मू में आ गई उसके बाद पठानकोट खाली हो गया। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे अगर जम्मू खाली हो गया तो आप सब भी खाली हो जाएंगे, हम भी खाली हो जाएंगे। इसलिए जम्मू पे गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, यहाँ मजहबों और धर्मों की बात नहीं है, यहाँ बात एक ही है कि जम्मू में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जिस कौम से भी वाबस्ता है, जिस धर्म से भी वाबस्ता है, हर आदमी को जीने का हक है। ये आईनी हक है, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ है। तो लिहाजा में हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू को दिल्ली का जब बजट आएगा, जम्मू ओवरऑल जम्मू कश्मीर के नज़रिए से बजट देंगे, लेकिन जम्मू के लिए भी पूरे का पूरा ऐसा बंदोबस्त करेंगे जिससे जम्मू की ना हमारी इंडस्ट्री खत्म हो, ना जम्मू के हमारा व्यापार खत्म हो, ना जम्मू का बेरोजगार बच्चा उसको रोजगार। बात करें अगर सियासी दलों की तो उनकी भी केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। भाजपा, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बजट को लेकर अपना अपना पक्ष रखा है। हालांकि इस बार भी भाजपा ने जहां बजट की सराहना की है, वहीं विपक्ष इस बजट से खुश नजर नहीं आ रहा है। सालाना इनकम होगी उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा, जहाँ तक कैंसर की एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा। पूरे देश में लगभग 200 हॉस्पिटल्स में डे केयर कैंसर की ट्रीटमेंट्स उपलब्ध की जाएंगी। युवाओं को जो लोन दिए जाते थे बैंक्स की तरफ से उनके ऊपर इंटरेस्ट कम किया जाएगा। तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को देखा है। मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश को संभाला है 2014 से लेकर आज तक, जब भी बजट देश में आई है तो ज़मीनी सतह के वर्ग को, गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा बजट दिया गया है। मुझे लगता है कि देश का युवा, देश के लोग, देश के वो लोग जो बीमारी से जूझते हैं, वो सभी लोग इस बजट की कदर करेंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री साहब और हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी बजट दी है। और इस बार की जो बजट है 2025-26 की, ये भी एक अच्छी बजट देश के लिए आई है। मैं समझता हूं कि किसान के लिए भी कुछ उन्होंने वो वादे नहीं पूरे किए, युवाओं के साथ नहीं किए, महिलाओं के साथ नहीं किए, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में जो कि कई सालों से सफ़र करता है, हमेशा हमारी सरकारों का फोकस, अटेंशन जम्मू कश्मीर रहा है। लेकिन इस सरकार ने कभी कोई फोकस जम्मू कश्मीर के लिए नहीं किया, लेकिन फोकस बिहार पे है। वहाँ ऐसी कौन सी बात है कि आपने वहाँ के लिए हर चीज़ का ध्यान रखा है, क्योंकि सरकार बचानी है और दिल्ली में चुनाव 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, तो मिडिल इनकम ग्रुप का वहाँ सैलरीड क्लास का एक फोकस रहता है। इसलिए इसका फोकस चुनाव है। आम आदमी की समस्याओं के साथ जूझने का कोई समाधान। बजट से कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी खुश नहीं होगा, युवा खुश नहीं होगा, महिलाएं खुश नहीं होगी, किसान खुश नहीं होगा, बेरोजगार खुश नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी कैसे खुश होती है। यहाँ इतनी संख्या में 1 लाख से ऊपर डेली वेजर, नीड बेस्ड वो लोग हैं
जो लोग अपनी रोजी कमा रहे हैं वो राहत की उनके लिए फोकस करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के ऊपर इस सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं। आप जम्मू कश्मीर के अगर हवाले से देखेंगे तो हम एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे। अगर आप मुल्क के हिसाब से देखेंगे तो मिडिल क्लास का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जहां वो टैक्स स्लैब कम हुआ है या ज़ीरो है जो 12 लाख की कमाई है, जहां लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात कर रहे हैं उन पे रिबेट आया है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए तो हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज हो, यहाँ की बेरोज़गारी के लिए, यहाँ की जो अलग अलग शोबे हैं, ट्रेड है, कॉमर्स है, टूरिज़्म है, उसके ऊपर हो। लेकिन एक अहम चीज़ जो हमें इसमें देखने को मिली है कि जो 50 नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने की बात है, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम हो, खिताए चिनाब का नाम हो, पीर पंजाल का नाम हो। वो उसके अलावा जो मेडिकल टूरिज़्म है जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उसमें भी जम्मू कश्मीर का नाम कहीं हो, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम इसमें वो डिसीजन हो। जहाँ तक इस वक्त जो बजट हमारी तरफ एलोकेट किया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो। अब नहीं हुआ, उस पर भी देखना पड़ेगा। 41,000 करोड़ की असिस्टेंस अनाउंस की है, जो पिछले साल से 2,000 करोड़ कम है। गर्ज जम्मू कश्मीर का न नाम है बजट में और न जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास है। और अनएम्प्लॉयमेंट आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में क्या रेशो है अनएम्प्लॉयमेंट का। आज मैडम ने बात की स्किल डेवलपमेंट की, आज मैडम ने बात की मेडिकल सीट्स की, आज मैडम ने बात की एजुकेशन की। लेकिन मुझे आप बताइए, आप बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, फिर क्या करना है उन बच्चों को? उनके लिए जॉब्स कहाँ हैं? हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम ये चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है? और ओवरऑल आप देखेंगे तो ये बजट जो है ये फेवर करता है फॉरेनर्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। डोमेस्टिकली हमारी हालत जो की तो है 10 सालों से जो हमने देखा। ये भी आज का बजट भी एक जगलरी ऑफ वर्ड्स है, सुनने में अच्छा है। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि एसोचैम के जम्मू कश्मीर काउंसिल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की है। एसोचैम के जम्मू कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन मानिक बत्रा सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि इस बजट में उद्यमियों व व्यापारियों सहित समाज के निम्न वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके लिए वित्त मंत्री की जितनी सराहना की जाए वो कम है। मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा बूस्ट दिया गया है। जो ये नील टैक्स स्लैब अप टू 12 लाख की बात की गई है। अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लें 75,000 का, तो 12,75,000 तक एक सैलरीड एम्प्लॉय को टैक्स नहीं लगेगा। अदर देन दैट एमएसएमई पे बात की गई है। एमएसएमई इंडिया का बैकबोन है। 36% जो आपका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को एमएसएमई से होता है। 47% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से होता है। 5.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, जो 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और गवर्नमेंट ने हर बार एमएसएमई सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, एक्सेस टू फाइनेंस हमेशा दिया है। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उन्हें एनहांस करने की बात की गई है। 1.5 लाख करोड़ का अगले 5 साल तक प्रावधान रखा गया है, जिससे ज़्यादा लोगों को फाइनेंस मिलेगा। मशीनरी अपग्रेडेशन में हेल्प करेगा, एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। 10 लाख जो छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड की बात की गई है, जिससे उनको 5 लाख का लोन मिलेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बहुत बड़ा है, तो स्टार्टअप्स में 10 फंड ऑफ फंड्स की बात की गई है 10,000 करोड़ के। जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं 5 लाख, उनको अप टू 2 करोड़ का लोन देने की बात की गई है। तो ओवरऑल एक इंक्लूसिव बजट है मेरे हिसाब से जी। इस बार जो टैक्स स्लैब का प्रावधान दिया है कि 12 लाख की आमदन तक आपको कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब मासिक आमदन अगर आपकी 1 लाख तक की है तो आपको इस बार कोई टैक्स नहीं देना है। बाकी अगर मैं बजट की बात करूँ, काफ़ी सारे प्रावधान दिए गए, जिसमें किसान का क्रेडिट कार्ड का प्रोविजन दिया गया है। SC/SC वुमेन्स के लिए 2 करोड़ तक लोन का प्रोविजन किया गया है। इस बार अगर मैं MSME की बात करूँ तो 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है इस बार MSME सेक्टर के लिए। फंड ऑफ फंड की बात करूँ तो 10,000 करोड़ का 10 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। और भी काफ़ी सारे प्रोविजन बजट में हैं, जो सारे के सारे सराहनीय कदम और वेलकम स्टेप्स हैं। देखिए, काफ़ी पीपल फ्रेंडली बजट है
ब्रॉडली अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स उसमें माफ़ है। उससे मैं समझता हूं हाउस होल्ड इनकम काफ़ी बढ़ेगी, सेविंग्स को ग्रोथ सेविंग्स को काफ़ी मौका मिलेगा, लोग और सेव करेंगे और ऑब्वियसली लिक्विडिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जैसे TDS के बारे में बात की गई कि 40,000 पहले लिमिट थी जिस पे सीनियर सिटीजन को FD के ऊपर TDS लगता है, उसको लिमिट 1 लाख की गई है। और एक खास बात है जो 22 नई डेस्टिनेशंस जो सरकार ने ऐलान किया है, मैं समझता हूं कि उसमें जम्मू कश्मीर की डेस्टिनेशंस को भी इंक्लूड किया जाए, जिसमें हमारे काफ़ी इलाके हैं, चाहे वो डोडा, बनी, सरथल, भदरवा, पटनी टॉप, उन 22 डेस्टिनेशंस में जो सरकार ने अनाउंस किया है उसमें हमारी डेस्टिनेशंस को भी प्रमोट किया जाए, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। तो ओवरऑल ये है कि एक अच्छा बजट है और MSMEs के ऊपर और एक्सपोर्ट्स और कृषि के ऊपर खासकर ध्यान दिया गया है, चाहे वो किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में उन्होंने बढ़ाया है और सबनिधि स्कीम के बारे में बढ़ाया है। तो पॉजिटिव एक आउटलुक है सरकार की ग्रोथ को मौका देने की। दूसरी ओर जम्मू के अन्य कारोबारियों ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की है। उनका कहना है कि वित्त मंत्री ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है, जो सराहने योग्य है। कारोबारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जम्मू कश्मीर के लिए भी अब जल्द एक उम्दा बजट घोषित करने के साथ साथ औद्योगिक पैकेज को भी रिवाइज करेगी। हालांकि कुछ कारोबारियों ने सरकार ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी रोडमैप तैयार करने की मांग की है। जो बजट है वो मिडिल क्लास के लिए तो खुशियां लेकर के आया है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पार्लियामेंट में कहा कि माँ लक्ष्मी जो है मिडिल क्लास के लिए स्पेशल पैकेज लेकर के आए, स्पेशल खुशियां लेकर के आए। आज के इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो मिडिल क्लास है उनके चेहरों पे खुशियां लाई हैं। 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इसके साथ एक चीज़ और, जो लोग रेंटेड इनकम के ऊपर डिपेंडेंट थे और उनका TDS जो है वो काटा जाता था, 2,40,000 के ऊपर जितनी भी इनकम थी उसके ऊपर TDS था, अब वो बढ़ा करके 6 लाख कर दिया है। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है उन लोगों के लिए भी है। यहाँ तक मैं बात करूँ कि अगर सभी तरफ अब जैसे हेल्थ सेक्टर को लेकर के जिस तरह से कैंसर पेशेंट के लिए लोगों को रिलीफ दिया गया है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, MSME यूनिट्स के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ये लोग हैं, इनके लिए स्पेशल पैकेज जो है वो इस बजट में दिया गया है। एक तो जो हमारा 12 लाख का, उन्होंने 12 लाख तक हमें टैक्स रिलीफ दिया है 12 लाख की इनकम पे, उसके हम बड़ा वेलकम करते हैं। उसके साथ हमें यही पता चला जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसके लिथियम जो बैटरी उसमें जलती है, उस पर एक्साइज ड्यूटी माफ़ कर रहे हैं। जितनी भी एक्साइज ड्यूटी वो माफ़ कर रहे हैं, इससे हमारी गाड़ियाँ सस्ती होंगी और फिर आम बंदा भी गाड़ी खरीद सकता है। तो यही उम्मीद करेंगे जम्मू के लिए कि हमें अच्छा सा पैकेज मिले, इंडस्ट्री पैकेज, जो पुराना पैकेज है उसको भी रिवाइव करें, नया पैकेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा दें। हमारी इंडस्ट्री यहाँ ऑलरेडी सफ़र कर रही है, उसके लिए हम यही उम्मीद करेंगे अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कि हमें इंडस्ट्री का पैकेज बढ़िया मिले। तो उसके लिए जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो दूसरे पेशेंट्स हैं, उनकी दवाइयों के रेट कम किए हैं, टैक्स कम किया है, इसका भी हम बड़ा इसका वेलकम करते हैं, इस टाइप का वेलकम करते हैं। की पॉइंट्स में देखा है मैंने 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स है वो माफ़ किया गया है। इससे मुझे लगता है कि काफ़ी जो लोग हैं वो 12 लाख से कम इनकम जिनकी है वो इस स्लैब में ही आएंगे। और आगे जो टैक्स स्लैब होगी उसका अगले हफ्ते जो उन्होंने निर्णय लिया है कि स्लैब बनाने का, वो एक बहुत सराहनीय निर्णय है, जिसमें इन्होंने TDS TCS में पहले बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती थी, अब मैंने ये सुना है कि उसमें भी इन्होंने थोड़ा सरलीकरण किया है, जिसमें हमें पहले पता ही नहीं चलता था कि TDS जो है किसने काटना है। 10 करोड़ से सेल जिसकी ज़्यादा है और दोनों पार्टियां अगर 10 करोड़ की होती थी से ऊपर जिनकी टर्नओवर होती थी, किसने काटना है, उसमें भी इन्होंने काफ़ी सरलीकरण किया है। TDS काटने की एक थ्रैश होल्ड बनाई थी कि 50,000 तक जो जिसका इंटरेस्ट होगा उस पर इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगे, TDS नहीं कटेगा। वो भी उन्होंने बढ़ा के जो लाख रुपया किया है। मेरे ये मानना है कि कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी इसमें। बट उस टैक्स 12 लाख दुकानदार की इनकम ही तो बननी चाहिए, तो छूट हो। यहाँ तो इनकम तो दुकानदारों की रही नहीं है ना बिल्कुल भी।
तो इनकम बनने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट जनरेशन होनी चाहिए, टूरिस्ट बूस्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो दरबार मूव की परंपरा थी वो स्टार्ट होनी चाहिए थी, यहाँ पे डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी, उनके लिए अच्छे बजट्स आने चाहिए थे यहाँ पे, जिससे जो हमारे रिंग रोड्स बन रही हैं या ये चीजें बन रही है, बट इन लोगों का तब फायदा होगा जब यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छे होंगे। बजट से व्यापारी को कितना फायदा मिलेगा? मैम इस बजट में व्यापारी जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बिश्ना में कत्ल के बाद जम्मू में दिन दिहाड़े जीवल चौक के पास हुई हत्या के बाद आज हुई एक और वारदात ने लोगों को खौफजदा करके रख दिया है। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में फव्वारा चौक पर स्थित एक ज्वेलर के शोरूम में डकैतों ने दिन दिहाड़े धावा बोला और वहां से करीब 1.5 किलो सोना उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। शोरूम का मालिक भीतर मौजूद नहीं था और डकैतों ने वहां काम करने वाली महिला को तेजधार हथियार से डराया, धमकाया और सोना लूटकर वहां से फरार हो गए। खास बात यह है कि पुलिस का नाका और पुलिस चौकी भी मौका वारदात से ज्यादा दूर नहीं है और शोरूम मालिक की माने तो सूचित किए जाने के 1 घंटे के बाद पुलिसकर्मी यहां पहुंचे और तब जाकर उन्होंने छानबीन शुरू की। और इस तरीके का मामला जम्मू में सर, मुझे किसी पे शक नहीं है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मुझे किसी का कोई पता कि किसने किया किसने नहीं किया। 12:30 बजे है ना, दिन दिहाड़िया, कोई रात ते है नहीं, रात होवे तो बंदा मनी लेंदा, चलो अपने अपने ठंड है सुते होंगे, ये दिन दिहाड़े की गल है, बाकी कोई ऐसी गल नहीं है। पब्लिक की एक घोड़ा पाना है, इतने एक पुलिस का काम नहीं है, इतने 100,000 अखा बनी है फिर गल बननी है। मैं तो आखे करती हूँ कि पब्लिक अगर मेरी गल सुने करती है तो बिल्कुल एका कर लैन। अगर कोई बिना नंबर दे गड्डी, बिना नंबर दे मोटरसाइकिल कोई भी मिलता है तो तुम इतला करो चौकी है, क्यों नहीं करते? जिन्हें चौकी थोड़ी नहीं सुनाई हो फिर बंदा आगे बढ़ती है, जहां पर जम्मू कश्मीर भाजपा ने गणतंत्र दिवस समारोह के बाद जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने दावा किया है कि सेना और प्रशासन द्वारा न्योता दिए जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में क्यों नहीं पहुंचे। इसका जवाब उन्हें देना होगा। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा है कि इस समारोह की अनदेखी पर इन सभी ने देश की आवाम का अपमान किया है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जिसके लिए उमर साहब को जीओसी की तरफ से इनविटेशन था, डिवकॉम की तरफ से उनके और उनके मंत्रियों को इनविटेशन था, उनमें से कोई भी वहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में नहीं आया। अब इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि ये इनसेंसिटिविटी आपकी तरफ से क्यों है? और भारत जिसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका पासपोर्ट भी उमर साहब के पास है, जिसके ऊपर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिख रखा है, और ये रिपब्लिक का मतलब ही गणतंत्र है, और गणतंत्र का मैंने पूरा मतलब भी बताया कि जहां पर लोगों की मर्जी से सब कुछ चलता है, लोगों की मर्जी की सरकार होती है और लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। आज इस पर्टिकुलर फंक्शन को उमर साहब ने अवॉइड कर, उनके मंत्रियों ने अवॉइड कर जो इस देश का अपमान किया है, 148 करोड़ का हिंदुस्तानियों का अपमान किया है, इसका जवाब उमर साहब को उमर डोडा की भद्रवा घाटी में आज कंचोत उत्सव की धार्मिक हर्षोल्लास के साथ शुरुआत हुई। कंचोत को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है और त्योहार प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का स्मरण करता है। भद्रवा में 3 दिनों तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन विवाहित महिलाओं ने इसकी सभी परंपराएं निभाकर पति की लंबी उम्र की कामना की है। सर, ये जो है कंसोत, ये हमारा भद्रवाही कल्चर है। इस दिन भगवान शिव और गौरा माता की शादी हुई थी और ये व्रत हम रखते हैं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। देखिए, एक कंसोत होता है, दूसरा ये करवा चौथ। मतलब एक ये चीज, इनमें क्या डिफरेंस है? अब करवा चौथ तो डोगरों का है, उसका हमें उतना है नॉलेज नहीं है, मगर कंसोत जो है वो हमारा अपना भद्रवाही कल्चर है। वो भी जो करवा चौथ है वो भी पति की लंबी उम्र के लिए ही किया जाता है। ये हमारा भद्रवाहियों का कल्चर है, हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ये इस दिन गौरा माता की और शिवजी भगवान की शादी हुई थी, और ये जो हम व्रत रखते हैं तो ये हमारे पूर्वजों के टाइम से, मतलब ये हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी इस व्रत को करते हैं। आज की जनरेशन को उतना पता नहीं है, करवा चौथ ज़्यादा मनाते हैं आज के लोग, लेकिन ये हमारा भद्रवाही कल्चर है, इसको हम बहुत अच्छे से, भद्रवा में तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है ये। और इस दिन छोटे बड़ों की जब हम मंदिर में पूजा करती है औरतें,
जितनी भी होते हैं, इसमें फिर सारे एक ही साव के हो जाते हैं। मतलब सब अच्छे से एक दूसरे को पूजा करते हैं, एक दूसरे के पति की लंबी उम्र के आशीर्वाद देते हैं। चलिए, फाइनल कट में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।